एयर इंडिया फ्लाइट में टर्बुलेंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव निकला है। टर्बुलेंस के बाद पायलट का डोप टेस्ट कराया गया था और वो पॉजिटिव आया है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फुकेट दिल्ली फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस की वजह से कई यात्री घायल हुए थे। 145 यात्री सवार थे और 17 लोग घायल हुए थे। एयर इंडिया ने अभी तक इस खबर का ना तो खंडन किया है, ना ही इसकी कोई पुष्टि की गई है। लेकिन सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट कराया गया, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है इस तरह के हादसों के बाद, और पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव निकला है। फुकेट दिल्ली फ्लाइट में जो एयर टर्बुलेंस फेस किया गया था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 4 अगस्त की ये तस्वीरें हैं, जब जबरदस्त टर्बुलेंस महसूस किया गया और कई यात्री घायल हुए। अब यह पता चल रहा है कि फ्लाइट का जो पायलट था उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की गई। तो करीब 145 यात्री इस फ्लाइट में सवार थे और फ्लाइट में टर्बुलेंस की कई जानकारी सामने आई, कई तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद रूटीन चेकअप, रूटीन टेस्ट हुआ। नशे में पायलट था या नहीं, ये सवाल उठे। टर्बुलेंस वाली फ्लाइट का पायलट नशे में था। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है और टर्बुलेंस की घटना के बाद पायलट का ये डोप टेस्ट कराया गया था। 4 अगस्त को एयरबस A320 में टर्बुलेंस आता है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री घायल हो गए थे, कई यात्रियों को गंभीर चोटें आईं और एयर इंडिया की फ्लाइट में 145 लोग सवार थे। फुकेट से दिल्ली ये एयर इंडिया की फ्लाइट आ रही थी। इसी दौरान टर्बुलेंस हुआ। टर्बुलेंस में विमान करीब 300 फीट नीचे आ गया था झटके के साथ। टर्बुलेंस की वजह से 17 लोग घायल हो गए थे। इस पर DGCA पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि डोप टेस्ट जब पायलट का कराया गया तो वो पॉजिटिव आया है। और कुमार कुंदन हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि सोर्सेस के हवाले से तो यही बताया जा रहा है कि डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से इस पर अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। निश्चित रूप से प्रगति, इस पूरे मामले की अगर बात करें तो AI2379 कि जिस पायलट की हम बात कर रहे हैं वो काफी टॉप ट्रिप, उसके डोप टेस्ट पॉजिटिव होने की बात हो रही है और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से उस पायलट को ग्राउंडेड कर दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात ये कि एयर इंडिया की तरफ से अभी ऑफिशियली इस बात की नहीं की गई है कि वो पॉजिटिव था या नहीं था। एयर इंडिया का ये कहना है कि जब भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनिंग प्रोसीजर होता है, SOP जिसको कहते हैं, इसके तहत अगर इस तरह की कोई घटना होती है जिसमें कि गंभीर टर्बुलेंस या हवा के तेज झटकों से विमान को कोई नुकसान पहुंचता है, ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है तो किसी भी पायलट को एक SOP के तहत गुजरना पड़ता है और उसी SOP के तहत इनको भी गुजरना पड़ा, जिसमें कि जो खबर आ रही है कि तकरीबन इनके बारे में कहा जा रहा है कि डोप पे पॉजिटिव आया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से फ्लाइट नीचे आई थी, लगभग 300 फीट फ्लाइट नीचे आ गई थी और उसके बाद की जो परिस्थिति हुई उसके हम और आप गवाह हैं। तो निश्चित रूप से प्रगति, इस पूरे मामले पर अभी एक ऑफिशियल कंफर्मेशन और आना बाकी है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है वो परेशान करने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। असम के कई जिलों में बाढ़ से कोहरा मचा हुआ है। कार्बी आंगलोंग जिले में जल प्रलय देखने को मिल रही है। आप देखिए रिपोर्ट। वीडियो असम के कार्बी आंगलोंग जिले के लाहौरेजन इलाके का है, जहां बाढ़ की वजह से प्रकृति का प्रकोप दिख रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण धनरी और उसकी सहयोगी नदियों का जल स्तर खतरे के निशाने को पार कर गया। तेज बहाव के बीच लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। लाहौरेजान रेलवे टनल के पास पानी का तेज बहाव डरा रहा है। यहाँ एक बस बहाव में फंसी नजर आई। हालांकि गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। नेशनल हाईवे 39 सहित कई घरों, दुकानों और स्कूलों में पानी भर गया। सैकड़ों घरों के पानी में डूबने के बाद पूरा इलाका डूब गया। लोग घर बार छोड़कर जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। बाढ़ के चलते दर्जनों गांव जलमग्न हो गए। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि भी बाढ़ की चपेट में आ गई।
स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों को निकालने और राहत कार्यों में लगी हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक और बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। और असम में बाढ़ के कहर से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। सैलाब में कई गांव डूबे हुए हैं। तो फिर से हो रही लगातार बारिश से हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूरा इलाका पानी से लबालब भरा है। सड़कें दरिया बन गई हैं। रास्तों पर तालाब जैसा मंजर है। सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरें असम के कार्बी की हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ से कोहराम मचा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील है। कार्बी आंगलोंग जिले में मानसून की बारिश के बाद फिर से हालात बिगड़ रहे हैं। रेलवे गेट के पास वाली सड़क पानी में डूबी है। 100 से ज्यादा घरों तक सैलाब की मार पड़ी है। असम में तेज बारिश के बाद कई स्थानों पर जल भराव से मुश्किलें हो रही हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। गाड़ियां सैलाब को चीरते हुए आगे बढ़ रही हैं। जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। असम के 5 जिलों में अगले कुछ घंटों में जोरदार बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं असम में कई गांव डूबने की वजह से हजारों की संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़कर विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो बाढ़ पीड़ित लगातार प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि प्रशासन का दावा है कि वो लोगों की हर तरह से मदद कर रहा है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। डिंडोरी में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा नदी में आई बाढ़ में घाट और मंदिर डूब गए हैं। प्रशासन हालात की निगरानी कर रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडोरी की हैं, जिनमें जहां तक नजर जा रही है वहां तक पानी ही पानी दिख रहा है। शहर से लेकर गांव तक लग रहा है पूरे जिले में पानी का कब्जा हो चुका है। लगातार तेज बारिश के कारण नर्मदा नदी का बड़ा पुल डूब गया है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। नर्मदा पुल डूबने की जानकारी लगते ही जिला प्रशासन, पुलिस, नगर परिषद की टीमें सभी जगह तैनात की गई। जिले के आसपास हो रही बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। नर्मदा तटों के किनारे बने मकानों को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। हर तरफ जलराज है। बाढ़ में कई मंदिर डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। हालात को देखते हुए एहतियातन कई पुल और सड़कों को बंद किया गया। सबसे ज्यादा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि नदियों के पास ना जाएं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इधर दिल्ली में बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हालांकि अभी पानी खतरे के निशान से नीचे है। प्रशासन ने निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी। तस्वीर दिल्ली के यमुना पर बने लोहा पुल की है, जहां हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से दिल्ली में यमुना के जलस्तर पर लगातार असर पड़ रहा है। शनिवार की रात लोहा पुल के पास नदी का जलस्तर 204.09 मीटर तक पहुंच गया। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में करीब 1 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में यमुना नदी में खतरे का निशान 205 मीटर पर है। उसके बाद यमुना के निचले हिस्से से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जाता है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी रहा तो अगले कुछ दिनों में यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को नदी किनारे नहीं जाने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। पिछले करीब 8 दिनों से दिल्ली में बारिश का दौर जारी है। तेज बहाव के कारण यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और हरियाणा के गुरुग्राम और भिवानी में भी कई जगहों पर जलभराव हो गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीर गुरुग्राम के सोहना रोड की है। यहाँ लोगों को जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कई फीट पानी भरा होने की वजह से लोग पानी के बीच आते जाते दिख रहे हैं। शहर में पिछले 3 दिन से बारिश है, जिसके चलते हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। गोल्फ कोर्स रोड, सोहना रोड, दिल्ली रोड, MG रोड, बसई रोड और पटौदी रोड पर जल भराव है। द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी लोगों को पानी से जूझना पड़ा।
कई जगहों पर गाड़ियां पानी में फंस गई, जिससे लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। गुरुग्राम में जल भराव की समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि ये हर साल मानसून के मौसम में सामने आती है। ओल्ड दिल्ली रोड, इफ्को चौक सहित कई रास्तों पर हर साल पानी भरता है। चारों ओर दिख रहा पानी प्रशासन के जल निकासी के दावों की पोल खोल रहा है। भिवानी में भी तेज बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। शहर के निचले इलाके सहित कई स्थानों पर जल भराव हुआ है। इसके चलते आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। भिवानी के लोग हालात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हरिद्वार में 18 कांवड़ियों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। वहीं अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से गहरे पानी में न जाने की अपील की है। हरिद्वार में गंगा तट पर एसडीआरएफ की मुस्तैदी की वजह से बड़ा हादसा टल गया। तेज बहाव की चपेट में आकर 18 कांवड़िए गंगा में बह गए, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई। एसडीआरएफ की राहत और बचाव टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू किए गए लोगों में 2 महिलाएं शामिल हैं। हरिद्वार में गंगा का तेज बहाव कांवड़ियों के लिए संकट बन रहा है। एसडीआरएफ का कहना है कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। एसडीआरएफ अधिकारियों ने सभी शिव भक्तों और नदी तटों पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि नदियों में स्नान करते समय निर्धारित और सुरक्षित घाटों का ही प्रयोग करें। तेज बहाव और गहरे पानी वाले स्थानों पर जाने से बचें। नदी के जलस्तर बहाव में अचानक होने वाले परिवर्तन को देखते हुए किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाएं। मौके पर तैनात एसडीआरएफ और पुलिस जवानों के जरिए दिए जा रहे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। यूपी की मथुरा में तेज बारिश के बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी केशी घाट के परिक्रमा मार्ग तक पहुंच गया है। मथुरा में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना का पानी अब केशी घाट के परिक्रमा मार्ग तक पहुंच गया है। आरती घाट की सीढ़ियां भी डूब चुकी हैं। आज एकादशी के मौके पर जान जोखिम में डालकर श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में पानी आने के बावजूद श्रद्धालु धार्मिक आस्था के चलते वहां से गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई जगह करीब 1 फीट तक पानी जमा है। ऐसे में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ जैसी हालात को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वो यमुना नदी के किनारे जाने से बचें। जलस्तर और बढ़ने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखें और अधिकारियों को लगातार सूचना दें। और नोएडा में भी लगातार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 95 के अंडरपास का है। अंडरपास में पानी भरने की वजह से ऑटो और 2 व्हीलर पानी में फंस गए, जिन्हें धक्का लगाकर पानी से बाहर निकाला गया। लगातार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भी जल भराव हुआ है। 2 दिन पहले अंडरपास में एक एम्बुलेंस फंस गई थी। अंडरपास में 3 से 4 फीट पानी भरा होने के कारण एम्बुलेंस बंद हो गई, जिसे खींचकर बाहर निकाला गया। ग्रेटर नोएडा के जेवर के फजालपुर इलाके में बारिश से सड़क पर भरे पानी में चलकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ऊपर बिजली की तार है जो डरा रही है। प्रशासन की ओर से हर साल बारिश से पहले तैयारियों के दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद सड़क पर उतरते ही तस्वीर बदल जाती है। लोगों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक गौतम बुद्ध नगर में रुक रुक कर बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी बनी रह सकती है। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले रास्तों से बचकर निकलने और सावधानी बरतने की अपील की है। और हरिद्वार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां कावड़ मेले में 500 हॉर्न लगाकर स्टंटबाजी कर रहे फरीदाबाद के कावड़िए की बाइक को सीज किया गया। ये कार्रवाई की गई है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीरें हरिद्वार की हैं। 500 हॉर्न लगी ये अनोखी बाइक फरीदाबाद के अमन की है।
अमन कांवड़ यात्रा के दौरान ध्यान खींचने के लिए अपनी बाइक को भारी भरकम तरीके से मॉडिफाइड कराकर हरिद्वार लाया था। जब ये बाइक शंकराचार्य चौक के पास पहुंची तो वहां तेज आवाज और अजीबोगरीब लुक के कारण भीड़ जमा होने लगी। इसका असर ट्रैफिक इंतजामों पर पड़ने लगा। इस बीच चौक पर मुस्तैद ट्रैफिक और पुलिसकर्मियों की नजर जैसे ही इस मॉडिफाइड बाइक पर पड़ी, कार्रवाई शुरू हो गई। पुलिस की टीम ने तुरंत बाइक को रोक लिया। बाइक में लगे 500 हॉर्न और नियमों के खिलाफ किए गए भारी मॉडिफिकेशन को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और बाइक को जब्त किया। इस मामले पर पुलिस ने बताया कि शंकराचार्य चौक पर चेकिंग के दौरान इस बाइक को रोका गया था। बाइक में 500 हॉर्न लगाए गए थे और मोटर वाहन अधिनियम के तहत इसमें अवैध मॉडिफिकेशन किया गया था। इसी के चलते बाइक का चालान कर उसे सीज किया गया। वहीं हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह के सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। गोरखपुर के सीकरीगंज में पुरानी रंजिश को लेकर बिजली विभाग से जुड़े ठेकेदार का मर्डर कर दिया गया। पुलिस तफ्तीश में इस मामले से जुड़ी कई परतें खुली। तस्वीरें गोरखपुर के सिकरीगंज में हुई वारदात की है। पुरानी रंजिश को लेकर बिजली विभाग से जुड़े ठेकेदार शिव कुमार त्रिपाठी का मर्डर सवाल उठा रहा है। शिव कुमार गांव में एक ब्रह्म भोज में शामिल होने पहुंचे थे और खाना खा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान पीछे से उन पर लोहे की खंती से हमला किया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल शिव कुमार को गांव वाले ऑटो से अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ढेबरा हाता मार्ग पर हनुमान प्रसाद इंटर कॉलेज के पास हमलावरों ने टेम्पो रोक लिया। इस बीच शिव कुमार जान बचाने के लिए नारायणपुर की तरफ भागे, लेकिन हमलावरों ने करीब 200 मीटर दूर खेत में उन्हें घेरा। इसके बाद तलवार से कई वार कर उनकी हत्या की। इस वारदात के बाद परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिव कुमार के परिजनों की तहरीर पर 8 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अभियुक्तों में 7 नामजद और एक अज्ञात हमलावर शामिल है। पुलिस अब इस मामले की कई एंगल से तफ्तीश कर रही है। यूपी के बरेली में पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगाया। दावा किया जा रहा है कि पत्नी ने पति को धोखे से तेजाब पिला दिया था। बरेली में एक शख्स की संदिग्ध हालत में हुई मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक के परिवार वालों ने उसकी पत्नी, उसके कथित प्रेमी समेत 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि महिला का एक युवक से प्रेम संबंध था। कुछ दिन पहले युवक ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और इसका विरोध किया था। आरोप है कि इसी रंजिश में पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर युवक को पकड़ लिया और जबरन तेजाब पिला दिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान इस शख्स की मौत हो गई। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी, उसके कथित प्रेमी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस की टीम अब इस पूरे मामले की कई एंगल से तफ्तीश कर रही है। वहीं परिवार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। मेरे भाई ने अपनी पत्नी को अपने आशिक के साथ देख लिया था और उन दोनों ने मिलकर मेरे भाई को जहर दे दिया, वो तेजाब पिला दिया। परिवार के लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं सर। और लोग जिन लोगों ने किया है हाँ, हमारी रिश्तेदारी में ही है। बढ़ते आगे, यूपी के झांसी में फर्जी पुलिस थाना बनाकर साइबर ठगी को अंजाम दिया गया। इस साइबर गैंग ने 3 गांवों में मुख्यालय बनाए और फिर ये गैंग नकली वर्दी पहनकर लोगों को डराया करते थे। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुलिस की टेबल पर नोटों के बंडल रखे हुए हैं। 500 के नोटों के साथ कुछ डब्बे भी दिख रहे हैं। इन डिब्बों में साइबर फ्रॉड गैंग से बरामद सोने चांदी के आभूषण हैं। अब इस गैंग के गिरफ्तार किए गए सदस्यों को देख लीजिए। संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले इस गैंग से 23 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हीं अभियुक्तों के कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, बैंक कार्ड, पहचान पत्र, लैपटॉप और नकदी समेत सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। ये अलग अलग वेश, जैसे कोई नकली पुलिस बन के कॉल करना और बोलना कि ये किसी के माध्यम से किसी तरीके से एफआईआर हासिल करते हैं और उसमें प्रतिवादी लोगों को कॉल करके उनको मदद के रूप में कॉल करना और ठगी करना। झांसी पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि इस गैंग के सदस्य अलग अलग इलाकों में बैठकर लोगों को फोन करते थे और खुद को पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी बताकर डराते और धमकाते थे।
नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पे द ऑटो 9 शो। मैं हूं नंद कुमार नायर और ऑटो 9 शो का मकसद है कि ऑटोमोबाइल जगत की हर खबर, यानी कि आपकी फेवरेट कार्स एंड बाइक से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। तरीके अलग अलग होते हैं, न्यूज़ के जरिए, रिव्यूज़ के जरिए, कंपैरिजन के जरिए हम ये खबर आप तक पहुंचाते हैं। इस हफ्ते भी शो बिल्कुल खास रहने वाला है। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि इंजन स्टार्ट होते ही आप रुक नहीं पाएंगे। शुरुआत स्पीड न्यूज के साथ। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप E3 इलेक्ट्रिक AI ने अपना नया E3 ट्रायन इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें 100 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं। 3 वेरिएंट में आने वाला ये स्कूटर 165 किलोमीटर की क्लेम रेंज ऑफर करता है। बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 1 लाख रुपए है और टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 1,20,000 रुपए रखी गई है। BMW इंडियन मार्केट में 21 अगस्त को X1 लॉन्ग व्हील बेस SUV लॉन्च करने जा रही है। स्टैंडर्ड मॉडल से 108 मिलीमीटर लंबे व्हील बेस के साथ इसमें ज्यादा लेगरूम, प्रीमियम फीचर्स और नए पेट्रोल इंजन की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक X1 LWP की सफलता के बाद आने वाली ये SUV कीमत के मामले में भी ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है, क्योंकि ये भारत में ही असेंबल की जाएगी। ब्रिटिश कार निर्माता ने भारत में नई रेंज रोवर SV अल्ट्रा लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 3 करोड़ 80 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी के मुताबिक यह रेंज रोवर की लग्जरी और बेहतरी का सबसे शानदार रूप है, जिसमें खास एक्सटीरियर और बेहद प्रीमियम इंटीरियर फिनिश दी गई है। नई रेंज रोवर SV अल्ट्रा में 4.4 लीटर V8 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 529 bhp की पावर और 750 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ ZF 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है। महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय SUV स्कॉर्पियो N को नए फीचर्स, आधुनिक तकनीक, आराम और सुरक्षा सुविधाओं के साथ अपडेट करके लॉन्च कर दिया है। इस SUV की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 13.69 लाख रुपए तय की गई है। टॉप स्पेसिफिकेशन वाले Z8L ADAS डीजल 4WD ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए यह कीमत 25.39 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। इस नए अपडेट के तहत गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ, 540 डिग्री व्यू सिस्टम, बड़ी टच स्क्रीन, नया डिजिटल क्लस्टर और नए एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। Hyundai ने भारतीय बाजार में अपनी टॉप सेलिंग EV क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए अशॉर्ट बायबैक प्रोग्राम की घोषणा कर दी है। इस नई पहल के तहत कंपनी ग्राहकों को क्रेटा EV खरीदने के 3 साल या 45,000 किलोमीटर तक 60% अशॉर्ट बायबैक वैल्यू प्रदान कर रही है, जिससे ग्राहकों के मन में भविष्य की रीसेल वैल्यू को लेकर चिंताएं दूर होंगी और EV ओनरशिप का भरोसा मजबूत होगा। गाड़ी ऑफ द वीक इस हफ्ते ऑटो 9 शो में है निसान की टेक्टॉन। निसान, जो कि ग्लोबली एक बहुत बड़ा ब्रांड है, भारतीय मार्केट में कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन पिछले कुछ साल या महीने उसके लिए अच्छे रहे हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने की कोशिश हो रही है और इस पोर्टफोलियो में नया एडिशन है टेक्टॉन। टेक्टॉन कॉम्पैक्ट SUV मार्केट में मारुति सुजुकी की विक्टोरिस, क्रेटा, डस्टर, होंडा की एलिवेट जैसी 1 डजन से ज़्यादा गाड़ियों के साथ compete करेगा। मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन लेट एंट्री होने के बावजूद इस टेक्टॉन में बहुत कुछ खास है और ये समझने के लिए हमने भी किया कुछ खास। हम 1000 फीट की ऊंचाई से पहुंच गए 10,000 फीट तक, यानी कि चंडीगढ़ से लेह का सफर, ये समझने के लिए कि निसान की टेक्टॉन में कितना है दम। 60 cars, more than 600 kilometers, from an altitude of 1,000 feet to 16,000 feet. This is world record. And I am driving this the holiest mountain of Ladakh, the Gombo Ranjo. ज़ांस्कार आते ही सब कुछ बदल जाता है। Barren land, low temperature, but somehow it is the most beautiful valley on earth. The final leg, ज़ांस्कार टू लेह। पेपर पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ट्रिप का, लेकिन धोखा मत खाना, ये हमारे कुछ हाईएस्ट, सबसे थिन एयर किलोमीटर्स हैं पूरी ट्रिप के। इंडस वैली, ड्रामेटिक बैरन माउंटेन्स और वो दूर रहा लेह पैलेस, यही है वो मोमेंट जिसके लिए पूरा ट्रिप वर्थ हो जाता है। 3 दिन 3 लेग्स, एक कॉम्पैक्ट SUV जिसका यहाँ सरवाइव करने का कोई बिजनेस नहीं है, जस्ट मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद 59 अदर्स।
स्पॉटलाइट में इस हफ्ते है एक प्रीमियम मोटरसाइकिल जिसको लॉन्च किया गया है 4 लाख की एक्स शोरूम कीमत के साथ। बात कर रहे हैं एप्रिला की टूनो 457 की। कितनी मजेदार है, इसमें क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं और क्या ये अपने कंपटीशन को इन बदलावों के बाद चुनौती दे सकती है, यही बताने की कोशिश करेंगे एप्रिलिया टूनो 457 के फर्स्ट लुक के साथ। भारत में अगर 5 लाख के अंडर आपको एक पैरेलल ट्विन इंजन वाली बाइक यानी 2 सिलेंडर वाली बाइक चाहिए तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं। पहला ब्रांड होगा रॉयल एनफील्ड, जिसके अंदर आपको मिलती है कॉन्टिनेंटल, इंटरसेप्टर, बेयर और अब तो हिमालयन 750 भी आने वाली है। और दूसरा ब्रांड है अप्रिलिया, जिसके अंदर आपको मिलती है RS 457 एंड दी टूनो 457। सैडली ये बाइक्स काफी अंडररेटेड हैं एंड मोस्ट पीपल इग्नोर देम। अप्रिलिया ने अपनी टूनो 457 में कुछ अपग्रेड्स किए हैं टू मेक दिस प्रोपोजिशन अ लॉट बेटर, और ये वीडियो इसी के बारे में। अप्रिलिया ने अपनी टूनो 457 स्पेशल एडिशन के साथ बाइक को पूरी तरह नया बनाने की बजाय उन चीजों पर काम किया है जो रोजमर्रा की राइडिंग को बेहतर बनाती हैं। पहली नजर में सबसे बड़ा बदलाव इसके नए मामा ब्लैक और पुमा ग्रे कलर स्कीम में दिखाई देता है, जिनकी ग्राफिक्स अप्रिलिया की आइकॉनिक 2006 टूनो 1000R से प्रेरित है और बाइक को पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक देती है। हालांकि बदलाव सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, कंपनी ने इसमें पहले से ऊंचा हैंडल बार दिया है जिससे राइडिंग पोजीशन अधिक अपराइट हो गई है। इसका फायदा शहर के ट्रैफिक और लंबी दूरी की राइड दोनों में मिलता है क्योंकि राइडर की कलाई और पीठ पर कम दबाव पड़ता है। इसके साथ ही नया स्मूथ फ्लाई स्क्रीन हाईवे पर हवा के दबाव को थोड़ा कम करने में मदद करता है, जबकि नई सीट की कुशनिंग लंबी दूरी के सफर को ज्यादा आरामदायक बनाती है। अप्रिलिया ने फ्रंट ब्रेक लीवर को भी एडजस्टेबल बनाया है, जिससे अलग अलग कद और हाथों के आकार वाले राइडर अपनी सुविधा के अनुसार इसे सेट कर सकते हैं। सबसे अहम बदलाव सस्पेंशन ट्यूनिंग में किया गया है, जिससे भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर रीट्यून किया गया है। अब शुरुआती सस्पेंशन ट्रैवल पहले से ज्यादा सॉफ्ट महसूस होता है, जिससे खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर पर राइड क्वालिटी बेहतर हो गई है। हालांकि इंजन और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही 457 सीसी का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो 47.6 HP की पावर और 43.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। इसके साथ 6 स्पीड गियर बॉक्स, स्लिपर क्लच, राइड बाय वायर, 3 राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल चैनल ABS जैसे फीचर्स पहले की तरह बरकरार हैं। टूनो 457 स्पेशल एडिशन की कीमत रखी गई है 3,99,000 एक्स शोरूम। स्पेशल एडिशन उन राइडर्स के लिए तैयार की गई है जो पहले जैसी दमदार परफॉर्मेंस के साथ अब और ज्यादा कंफर्ट, बेहतर एर्गोनॉमिक्स और फ्रेश और प्रीमियम लुक चाहते हैं। इन सारे चेंजेस के बाद डेफिनेटली टूनो 45 का प्रोपोजिशन और भी बेटर हो चुका है एंड आई थिंक मोर पीपल विल चूज दिस बाइक ओवर एन इंटरसेप्टर और अ कॉन्टिनेंटल। आप देख सकते हैं हवा बहुत तेज चल रही है, मौसम बदल रहा है, कभी भी किसी वक्त बारिश हो सकती है और लेकिन हमारी तैयारी पूरी है और हम चाहते हैं कि आप भी तैयार रहें इस बारिश के मॉनसून के सीजन के लिए, खासकर अपने 2 व्हीलर्स, अपने स्कूटर्स और बाइक को लेकर। कुछ टिप्स दे देते हैं अपनी तरफ से जो कि आपकी राइड एंड हैंडलिंग को सुधार सकते हैं और साथ ही साथ आपके फ्यूल को भी बचा सकते हैं। बारिश सिर्फ सड़क को ही नहीं आपकी बाइक को भी खासा नुकसान पहुंचाती है। जंग लगना, चेन खराब हो जाना, ब्रेक लूज होना या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट। तो आज हम आपको बताएंगे कि बारिश में आपके बाइक्स के कौन से पार्ट्स पर खासा ध्यान देना चाहिए और हम आपको ये भी बताएंगे कि बारिश में बाइक चलाते हुए आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बाइक को बारिश में चलाते हुए सडन एक्सेलरेट ना करें क्योंकि इस समय पर रोड गीली होती है और आप स्लिप भी कर सकते हैं। बारिश के कारण सड़कें गीली हो जाती हैं और आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो जब भी आप बारिश में बाइक चला रहे हो तो हमेशा आगे चलने वाले व्हीकल से एक सुरक्षित दूरी बना के चलें। पानी भरी सड़क से गुजरना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है और अगर पानी आपके इंटेक या एग्जॉस्ट तक पहुंच गया तो वो आपका इंजन सीज भी कर सकता है। तो हमेशा ऐसा रास्ता चुनिए जहां पे पानी ना भरा हो। पानी से भरी सतह और आपके बाइक के संपर्क का माध्यम होते हैं सिर्फ और सिर्फ टायर। अगर ये ज्यादा घिस चुके हैं या इनकी ट्रेड कम हो चुकी है
तो बेहतर होगा आप इन्हें अब बदलवा लें। आजकल लगभग हर किसी बाइक में ECU होता है, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। बारिश के पानी की वजह से इनके खराब होने का डर लगा रहता है और कई बार तो टंकी में भी पानी चला जाता है। इस चीज से बचने के लिए अगर आप खुले में बाइक पार्क करते हैं तो इसे एक वाटरप्रूफ कवर से जरूर ढकें और किसी शेल्टर या गैराज में पार्क करेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। बारिश के दौरान सड़क पर विजिबिलिटी कम हो जाती है। अगर आपकी कोई सी भी लाइट खराब है या इंडिकेटर काम नहीं कर रहे हैं तो जल्द से जल्द उन्हें रिपेयर करवा लें ताकि पीछे वाला ड्राइवर आपके अगले कदम को जान पाए। और जैसा कि जतिन ने बताया, बारिश के दौरान ब्रेकिंग डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, तो अगर आपकी बाइक के ब्रेक पैड्स खिंच चुके हैं तो उन्हें बदलवाना आवश्यक है। बारिश में बाइक चलाने में मजा तो बहुत आता है, बट छोटी सी गलती इस मजे को सजा में बदल सकती है। अगर आप इन आसान टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपकी राइड भी। फेस्टिव सीजन दस्तक दे चुका है। केरल में ओणम से इसकी शुरुआत होती है और दिवाली पर जाकर ये फेस्टिवल सीजन खत्म होता है और इसके बीच में एक के बाद एक नई गाड़ियां और लॉन्चेस का सिलसिला है जो कि शुरू होने वाला है। और यहां पर ऑटो9 आपके साथ रहने वाला है। हमारे YouTube चैनल को, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वो लेटेस्ट खबर आप तक सबसे पहले यहीं पर आपको मिलने वाली है। महिंद्रा, मारुति, हुंडई, होंडा, रेनो, टू व्हीलर मार्केट में हीरो, होंडा, TVS, बजाज सभी कोई कुछ ना कुछ नया ला रहे हैं और ये सारी खबर, सारी अपडेट आपको मिलेगी सिर्फ ऑटो9 पर, सबसे पहले, सबसे आसान तरीके से। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर बहादुरी का एक पहलू, जिन्होंने खून बहाया उनका बुरा अंजाम हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान। साथियों, इस आयोजन में आप सभी 1000 यूनिट का जो विशाल भंडार समर्पित करके यहां जा रहे हैं, वह भारतीय सेना के हर जवान और उनके परिवार के लिए यह विश्वास है कि जब कभी उन्हें जरूरत पड़ेगी, यह राष्ट्र उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा। इससे बड़ी राष्ट्र सेवा मैं मानता हूं कि और कोई दूसरी हो नहीं सकती है। और साथियों, इस रक्तदान यात्रा का नाम भी बड़ा अद्भुत है, सिंदूर महारक्तदान यात्रा। मैं बधाई देना चाहता हूं शिंदे जी को, बहुत सोच समझकर इसका नाम भी रखा है और बहुत ही उपयुक्त नाम रखा है, सिंदूर महारक्तदान यात्रा। और यह नाम खुद में ही एक सिंबल है। आप सबको याद होगा, जब पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों के सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। साथियों, आज इस रक्तदान यात्रा में हम उसी सिंदूर का एक और नया डायमेंशन देख रहे हैं, नया आयाम देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर यह वीरता का आयाम था और यह सिंदूर महारक्तदान यात्रा करुणा का आयाम है। तब हमने सीमा के पार जाकर यह सुनिश्चित किया था कि भारत की संतानों पर हाथ उठाने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा, यह हमने सुनिश्चित किया था। और आज हम अपनी सीमा के अंदर ही अपने ही रक्त से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश की सेवा में घायल हुआ एक भी सैनिक रक्त की कमी से किसी भी सूरत में जूझने न पाए।